हे गाइस, सो वी आर बैक विद आवर फिजियो क्विज सीरीज एंड आज भी हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन के क्वेश्चंस की। हमारी एक और वीडियो है सर्वाइकल स्पाइन क्वेश्चंस की, सो दिस इज अ सेकंड वीडियो ऑन इट। And moving on to the first question without wasting any time, the first question is what are the 5 cardinal signs of vertebral artery insufficiency? हम सबको पता है वर्टिब्रल आर्टरी इनसफिशिएंसी क्या होती है। ड्यू टू एनी रीजन अगर वर्टिब्रल आर्टरी में से ब्लड फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, एंड वी ऑल नो कि वर्टिब्रल आर्टरी जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि वो बेसिलर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है दोनों कंबाइन होके, एंड विच फॉर्म्स द सर्कल ऑफ विलिस। सो बेसिकली अगर वर्टिब्रल आर्टरी में से कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है तो इट विल इवेंचुअली हैम्पर दी सप्लाई टू दी ब्रेन। ठीक है, सो this is a very important condition to be acquainted with. So first question is 5 cardinal signs of vertebral artery insufficiency. So here are the options: drop attack, nystagmus, dizziness, diplopia, pyrexia. ठीक है, for all those who don't know what are these terms, drop attacks क्या होते हैं? जब एक patient को he or she feels like falling down, but वो ऐसा इमीडिएटली फॉल डाउन नहीं करते हैं, बट उनको एक प्रिटेंशियस होता है कि वो फॉल डाउन करने वाले हैं। ठीक है, निस्टैग्मस इज रैपिड आई मूवमेंट, राइट। डिजीनेस इज वी ऑल नो, डिप्लोपिया इज डबल विजन, एंड पायरेक्सिया इज फीवर दैट वी ऑल नो। ठीक है, द सेकेंड ऑप्शन इज ड्रॉप अटैक्स, डिजीनेस, डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया एंड डिप्लोपिया। ठीक है, डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी इन swallowing एंड डिसआर्थरिया इज डिफिकल्टी इन स्पीच, राइट। Hoffman reflex, drop attacks, hyperreflexia, hypercapnia, bowel and bladder dysfunction। ठीक है, Hoffman reflex जो होता है it is a reflex जो कि हमें normally upper motor neuron lesions में दिखता है, and it is when हम nail of middle finger को tap करते हैं या फिर therapist downwardly अगर force करता है middle finger को, तो involuntary thumb का flexion, index finger का flexion and thumb adduction is observed. This is what is called as Hoffman's reflex. ठीक है, the next and the last option is dysphagia, dysarthria, hypercapnia, hyperreflexia and vertigo. ठीक है, what is hypercapnia? It is increased carbon dioxide content in the blood. Okay, so before I tell you the correct option, I will want कि आप सब लोग वीडियो पॉज करें, you guess your answer and then check the answer कि वो आपका करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, the correct answer for that is B, drop attacks, dizziness, dysphagia, dysarthria and diplopia। ठीक है, हम जो कार्डिनल साइंस है दीज आर दे, मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो वी कैन कंसिडर इट एज अ वर्टिब्रल आर्टरी इनसफिशिएंसी। ओके, इसका लर्न करने का टेक्निक क्या है? 5 Ds, राइट। ये जितने भी फीचर्स इसमें मेंशन है दे ऑल आर द साइंस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी इनसफिशिएंसी, बट जो मेन फीचर्स है दे आर ओनली दीज 5। ओके, फर्दर टू द सेकंड क्वेश्चन, वैलेनबर्ग सिंड्रोम इज क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स कॉज्ड ड्यू टू द स्ट्रोक इन विच आर्टरी। ठीक है, तो ऑप्शंस आर एंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर एंड एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, pause the video, guess the answer and recheck it. So the answer for this question is posterior inferior cerebellar artery. So this artery mainly supplies the posterior inferior region of cerebellum, ठीक है, as the name suggests। ठीक है, secondly ये artery also supplies the speech controlling areas, ठीक है, of the brain. So this can also result in dysphagia, dysarthria, right, and of course loss of balance and gait। और फर्दर सिम्टम्स जो कि हमें वैलेनबर्ग सिंड्रोम के क्लस्टर में हम काउंट करते हैं दे आर कि निस्टैग्मस हो गया, वॉमिटिंग, नॉसिया, राइट। सो दीज आर द क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दैट आर इंक्लूडेड इन वैलेनबर्ग सिंड्रोम, जो कि पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी के स्ट्रोक की वजह से होता है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द अंडरलाइंग कॉज फॉर सर्वाइकल एक्सटेंशन, राइट साइड फ्लेक्शन रेस्ट्रिक्शन। ओके, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाइकल एक्सटेंशन में अगर हम राइट साइड फ्लेक्शन करते हैं एंड इफ दिस मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, सो व्हाट कैन बी द कॉज, राइट। हम एक एक ऑप्शन के साथ चलेंगे। राइट डिस्क प्रोट्रूजन, लेफ्ट फ्लेक्सर टाइटनेस, एंटीरियर कैप्सुलर एडहेशंस। ओके, सो पॉज द वीडियो, गेस द आंसर एंड रीचेक इट। फर्स्ट इज राइट डिस्क प्रोट्रूजन। अब राइट डिस्क प्रोट्रूजन हुआ तो क्या हुआ,
इट मीन्स कि राइट साइड में डिस्क प्रोट्रूडेड है, तो अगर हम एक्सटेंशन एंड राइट साइड फ्लेक्शन करेंगे तो इट विल बी पेनफुल, सेम जैसे कि लंबर स्पाइन के पीआईबीडी में हमें पता है होता है, ठीक है। लेफ्ट फ्लेक्सर टाइटनेस क्या करेगा, लेफ्ट फ्लेक्सर टाइटनेस ने क्या किया, ऑफ कोर्स अगर यहाँ के फ्लेक्सर्स टाइट है तो वो राइट साइड का मूवमेंट रोकेगा, ठीक है, एक्सटेंशन रोकेगा। एंड अगर एंटीरियर कैप्सुलर एडहेशंस है तो हमें पता है अगर कैप्सुलर एडहेशंस होते हैं तो वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है। सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर इज फोर्थ, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। So moving on to the fourth question, it is the very common question which is asked in exams. Erb's Duchenne and Klumpke's paralysis involves injury to what levels? Okay, options are here: C5 to C6 and C8 T1. Next option is C5 to C7 and C8 to T1. Third option is C5 to C6 and C7 to T1, and fourth is both are C5 to T1. Okay, so the answer for this question is C5 C6 for the Erb's Duchenne and C8 T1 for the Klumpke's, right? C5 C6 forms the upper trunk, ठीक है, and Erb's Duchenne जो paralysis होता है it is characterized by paralysis of the upper trunk of the brachial plexus, ठीक है, and Klumpke's paralysis is C8 T1 क्योंकि C8 T1 is the lower trunk और उसका characteristic यही होता है कि lower trunk of ब्रेकियल प्लेक्सस का पैरालिसिस। जो इनके फीचर्स हैं, इट इज पुलिसमैन टिप्स हैंड एंड इट इज क्लॉ हैंड। तो क्लॉ हैंड ऑफ कोर्स ये बात है, अल्नार नर्व का जो पैरालिसिस है उसी की, अल्नार नर्व का जो डिनर्वेशन है उसी वजह से होगा, ठीक है। अब जुकिनी जो होता है पुलिसमैन टिप्स हैंड, उसकी पोजीशन ये होती है, राइट, ऐसे हैंड इन अडक्टेड, राइट। सो इट इज बिकॉज ऑफ C5 C6 ट्रंक डैमेज, ठीक है। सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, पॉइंट क्या होता है, ठीक है, राइट डाउन द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन फॉर दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, रिवर्स पर्लिंग साइन इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रिवर्स पर्लिंग साइन क्या है, ठीक है। फर्स्टली आई थिंक यू ऑल माइट बी नोइंग कि स्पर्लिंग साइन क्या होता है। स्पर्लिंग साइन होता है कि हम जब भी सिटिंग में, एंड इट इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग द सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सिटिंग में पेशेंट की नेक इन न्यूट्रल इन एक्सटेंशन और एक्सटेंशन और एक साइड रोटेशन में अफेक्टेड साइड मोस्टली, उसमें हम एक्सियल कंप्रेशन लगाते हैं। एंड अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ठीक है। बट अगर रिवर्स पर्लिंग साइन की हम बात करें तो अगर हम पेशेंट का पेन जो है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड में आता है, अगर नेक एक्सटेंशन एंड साइड रोटेशन में अगर पेशेंट का पेन कॉन्ट्रालेटरल साइड में आता है तो इट इज अ पॉजिटिव रिवर्स पर्लिंग साइन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव रिवर्स पर्लिंग साइन इज अ इंडिकेटिव ऑफ। तो अगर हम बात करें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की, ठीक है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस इज अ डिजेनरेटिव कंडीशन, तो इट कैन लीड टू द नैरोइंग ऑफ न्यूरल फोरामेन जो कि सेम साइड में या फिर दोनों साइड में सिम्टम्स एग्जैजरेट करेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ रिवर्स पर्लिंग अगर ऑपोजिट साइड में पेन आ रहा है तो क्या हुआ, ऑपोजिट साइड का तो न्यूरल फोरामेन बड़ा हो रहा है, इट मीन्स इट कांट बी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, ठीक है। रेडिकुलाइटिस इज द सेम थिंग, ये रेडिकुलाइटिस भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉन्ट्रालेटरल साइड में पेन नहीं आएगा बिकॉज न्यूरल फोरामेन कॉन्ट्रालेटरल साइड में बड़ा हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। अगर कॉन्ट्रालेटरल साइड में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है तो क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रालेटरल साइड है उसके फसीट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो देयर आर लेस चांसेस कि ये साइन पॉजिटिव हो। सो द लास्ट आंसर इज मायल्जिया, ठीक है। मायल्जिया में ऑपोजिट साइड में पेन क्यों आता है, बिकॉज ऑपोजिट साइड की मसल्स जो हैं दे गेट स्ट्रेच्ड, ओके। सो दिस इज द रीजन कि रिवर्स पर्लिंग साइन में मायल्जियाज में क्यों पेन आता है। So now moving on to the sixth question, Tennille sign for brachial plexus lesion indicates what? Okay, so firstly we need to know कि Tennille sign क्या होता है। Tennille sign ये होता है कि कोई भी अगर नर्व को हमें एलिसिट करना हो तो हम क्या करते हैं, नर्व पे कहीं भी उसके कोर्स में जहाँ वो सबसे ज़्यादा हमें फील हो सकती है, मतलब पाल्पेट हो सकती है, वहाँ हम क्या करते हैं, टैप करते हैं। एंड इस वजह से पूरी नर्व के कोर्स में अगर कोई भी अबनॉर्मेलिटी होती है तो पूरे नर्व के कोर्स में एक
झंझनाहट जैसा सेंसेशन जाता है, रेडिएटिंग सेंसेशन जाता है, ठीक है। सो दिस इज टेनल साइन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि टेनल साइन फॉर ब्रेकियल प्लेक्सस लीजन क्या इंडिकेट करता है। सो द ऑप्शंस आर न्यूरोमा, हाइपरेस्थीसिया, ड्यूरल एडहेशंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, गेस द आंसर एंड देन वॉच द वीडियो फर्दर। तो अगर हम बात करें न्यूरोमा की, तो न्यूरोमा क्या होता है, इट इज अ नर्व ट्यूमर, ठीक है। हाइपरेस्थीसिया की बात करें तो हाइपरेस्थीसिया इज इंक्रीज्ड सेंसेशन। टेनल साइन इसका इंडिकेटिव हो सकता है, बट ब्रेकियल प्लेक्सस लीजन में इट इज अ इंडिकेटिव ऑफ न्यूरोमा, क्योंकि न्यूरोमा क्या है, नर्व ट्यूमर है, मतलब लीजन जो है वो इंटैक्ट है एक जगह पे एंड इट इज इफेक्टिंग फर्दर कोर्स ऑफ नर्व, ठीक है। सो दिस इज व्हाट टेनल साइन इज यूज्ड फॉर ब्रेकियल प्लेक्सस लीजन्स, ठीक है। हम दूसरे नर्व की इंजरीज में बहुत जगह टेनल साइन यूज करते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर हम कार्पल टनल में देखें तो उसमें टेनल साइन पॉजिटिव क्यों आता है, बिकॉज द नर्व इज ऑब्स्ट्रक्टेड समवेयर इन द कार्पल टनल, ठीक है। सो बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन, इन ULNT 4 पोजिशन ऑफ फोरआर्म, रिस्ट, फिंगर्स एंड थंब इज, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट क्वेश्चन जो कि हमें फिजियोथेरेपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा ULNT 4 होता क्या है। अपर लिम्ब नर्व टेंशन टेस्ट 5 इज फॉर द अल्नार नर्व, ठीक है। तो अब इसके अंदर फोरआर्म, रिस्ट, फिंगर्स, थंब की पोजीशन क्या है। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है बिकॉज अल्नार नर्व को अगर हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेच करना है तो व्हाट शुड बी दी पोजीशन, ठीक है। हमने शोल्डर डिप्रेस कर लिया, हमने अबडक्ट कर लिया, हमने एक्सटर्नल रोटेट कर लिया, ठीक है, ये सब कर लिया, बट टू इंक्रीज द स्ट्रेच फर्दर हमें फोरआर्म, रिस्ट, फिंगर्स एंड थंब की पोजीशन एक्यूरेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो फर्स्ट वन इज सुपिनेशन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन एंड एक्सटेंशन। अब ये वाला जो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं फिंगर एंड थंब की, ये एक्सटेंशन एंड रेडियल डेविएशन जो है दैट इज फॉर द रिस्ट एंड फोरआर्म के लिए सुपिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेटली अल्नार में सुपिनेशन तो नहीं होता है, इट इज बिकॉज अल्नार नर्व जो है वो स्ट्रेच होती है प्रोनेटेड पोजीशन में, क्योंकि हम सबको पता है इट इज मोस्टली इन फ्रंट इन फोरआर्म, ठीक है। सो अगर हम बोले प्रोनेशन तो फर्स्ट दो ऑप्शंस तो ऐसे कैंसिल हो गए, ठीक है। सो अब इनमें से अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि वो अल्नार नर्व है, अल्नार साइड में होंगी, तो स्ट्रेच कहाँ आएगा, रेडियल डेविएशन में, तो रूल आउट हो गया ये। सो द ऑप्शन इज दिस, प्रोनेशन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन एंड फिंगर्स एंड थंब का एक्सटेंशन, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन, वर्टिब्रल आर्टरी पासेस फ्रॉम विच सर्वाइकल सेगमेंट्स। इसमें ये बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स फोरामेन की, कि कौन से सेगमेंट्स के ट्रांसवर्स फोरामेन से वर्टिब्रल आर्टरी पास करती है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर C1 C7, सेकेंड वन इज C2 to C7, थर्ड वन इज C1 to C6 एंड फोर्थ वन इज C2 to C6, ठीक है। अब हम सबको पता है कि जो फर्स्ट वर्टेब्रे है उसमें ट्रांसवर्स फोरामेन तो होता ही नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज गॉन, ऑल्सो दिस इज गॉन, ठीक है। अब बचे ये दो, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो कौन से लेवल पे अराइज होती है फ्रॉम आउटर, ठीक है। सो इट अराइजेज एट दी C6 लेवल, मतलब वो C7 से पास नहीं करती है, ठीक है। सो द आंसर इज C2 to C6, दैट इज डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच फ्रैक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेफरसन फ्रैक्चर। सो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो अगर आपको पता है तो यू कैन गेस द आंसर, अदरवाइज आई विल बी टेलिंग यू द आंसर। सो इसका आंसर है फ्रैक्चर ऑफ C2 डेंस। ओडोंटोइड प्रोसेस या डेंस का फ्रैक्चर जो होता है इट इज कॉल्ड एज जेफरसन्स फ्रैक्चर, राइट। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर ULTT, ठीक है। सो अब हमें पता है कि ULTT करना कैसे है, वी नो कि उसका आउटकम क्या होगा, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम टेस्ट को पॉजिटिव लिख देते हैं दैट इज फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पेशेंट को सिम्टम्स कैसे आने चाहिए कि हम ये बता सकें कि दिस इज अ ट्रू पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। सो फर्स्टली अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो इंक्रीज ऑफ रेडिएटिंग सिम्टम्स ऑन परफॉर्मिंग द टेस्ट।
ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट और यही मेनली पॉजिटिव टेस्ट कहलाता है कि अगर रेडिएटिंग सिम्टम्स जो पेशेंट के झंझनाहट वाले सिम्टम्स है दैट इंक्रीजेज ऑन परफॉर्मिंग द टेस्ट। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नर्व को स्ट्रेच कर रहे हैं, नर्व में टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन तो गया। डिफरेंट सिम्टम्स बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। अब क्या है इस ऑप्शन का मतलब कि अगर हमारे दोनों साइड में से कोई भी एक ही साइड ज़्यादा इफेक्टेड है या फिर दूसरी साइड कम है तो डिफरेंस ऑफ सिम्टम्स होगा, या फिर अगर एक साइड का न्यूरल फोरामेन छोटा है या फिर नर्व जो है अंडर टेंशन है एंड दूसरी साइड की नहीं है, तो दूसरी साइड में इट माइट बी पॉसिबल कि हमें दूसरे काइंड ऑफ सिम्टम्स फील हो, जैसे कि मस्कुलर या वैस्कुलर थ्रॉबिंग पेन हो, मस्कुलर जैसे डायलेटिंग क्रैम्पिंग पेन हो, और एक साइड में हमें रेडिएटिंग हो। सो वी कैन कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव टेस्ट, तो ये ऑप्शन भी गया। द थर्ड ऑप्शन इज स्ट्रेच लाइक पेन विच इंक्रीज ऑन परफॉर्मिंग द टेस्ट। अब दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग इस स्ट्रेच लाइक पेन को, पेशेंट बोलता है मेरे को तो दर्द आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ क्लिनिशियंस जो हैं वो उसको लिख देते हैं ULTT पॉजिटिव, बट ये पॉजिटिव नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेच लाइक पेन एंड इट इज़ ड्यू टू दी नॉर्मल फेशिया का स्ट्रेच भी हो सकता है, मस्कुलर स्ट्रेच भी हो सकता है। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन C एंड D इज नन। So here we end today's video and हम अब next video में बात करेंगे about the common questions related to the lumbar या फिर thoracic spine। ठीक है, I hope you all like the video and thank you so much for watching.